नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेपोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं पवन नायक आज आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान के अंतर्गत जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण मतलब जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जीवों का कैसे होगा, क्या होगा उसका क्लासिफिकेशन जीवों का, उसको देखेंगे। ठीक, जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत सामान्य परिचय। सबसे पहले जैविक वर्गीकरण में इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं कि कैसा होगा इसका सामान्य परिचय। ठीक, देखो, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। किसको? अरस्तु को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है ना, पूछेगा। फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो यही जानना चीज जरूरी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी याद रखना, नहीं इसको दे देता है। हिंदी और इंग्लिश अलग है, देख लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एरिस्टोटल, अलग नाम है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। दोनों याद करना, हिंदी मीडियम वाले लोग तो दोनों याद करना, इंग्लिश मीडियम वाले लोग को सिर्फ एक ही याद करना है, एरिस्टोटल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दोनों याद करना है, अरस्तु भी और एरिस्टोटल भी, दोनों दे देता है। कौन है ये? फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक है एरिस्टोटल, अरस्तु। ये अरस्तु, एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स में भी काम किया था। ये इकोनॉमिस्ट था ये अरस्तु। एरिस्टोटल एक्चुअली मेनली ये इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स में काम किया था ये अर्थशास्त्र में। लेकिन अर्थशास्त्र में काम करते करते इन्होंने बायोलॉजी का डिस्कवर कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी दे सकता है। फादर ऑफ बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी के को दो पार्ट में बांटा गया है। बायोलॉजी दो पार्ट में होता है ना, कौन कौन सा? एक तो होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। दो पार्ट में बांटा गया है बायोलॉजी को। कौन कौन सा? एक जूलॉजी और एक बॉटनी। बॉटनी में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? पूरा पेड़ पौधा के बारे में डिस्कवर करते हैं बॉटनी में। और जूलॉजी में पूरा जीव जंतु के बारे में जानते हैं, जीव जंतु के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। वो कौन सा है? जूलॉजी। पेड़ पौधों के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, वो कौन सा है? बॉटनी। ठीक, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है, एरिस्टोटल अरस्तु ही है। कौन? फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? ये एरिस्टोटल यानी अरस्तु ही है। अरस्तु के और फादर ऑफ बॉटनी भी सुन लो यहीं पास। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी दूसरा है, उसका वैज्ञानिक का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल अरस्तु, दोनों है वो। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है। अब इन्होंने, एरिस्टोटल ने तो काम किया, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है। तो अपनी पुस्तक पर 500 जंतु, लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी बोल रहे हैं ना इसको, तो जूलॉजी में किसका? जंतुओं का वर्णन करेगा ये। कितने जंतुओं का वर्णन किया था? 500 जंतुओं का। कौन से पुस्तक पर? हिस्टोरिया एनिमेलिया। कौन से पुस्तक पर किया था इन्होंने? हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद रखना, पूछेगा अरस्तु या एरिस्टोटल के बुक का नाम बताओ, तो क्या नाम दोगे? हिस्टोरिया एनिमेलिया। किसे नाम से स्पष्ट देखना, और इसका भी सुन लो, फिर ट्रिक बताता हूं। थियोफ्रास्टस का पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सा पुस्तक है? थियोफ्रास्टस का। फादर ऑफ बॉटनी है ना थियोफ्रास्टस, इसका पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब देखना, ये एनिमल पर काम किया था अरस्तु ने, इसीलिए इसके नाम के पुस्तक में क्या लगा है? एनिमेलिया। फादर ऑफ जूलॉजी पर काम किया था ना अरस्तु ने, यानी जंतुओं पर कार्य किया था। तो जंतुओं पर कार्य किया था ये अरस्तु ने, इसीलिए इसके पुस्तक में क्या लगा है? एनिमेलिया शब्द लगा है, एनिमेलिया। इन्होंने फादर ऑफ बॉटनी बोल रहे हैं ना थियोफ्रास्टस को, तो बॉटनी यानी प्लांट, अभी बोला हूं पेड़ पौधों के बारे में, तो इसमें क्या लगा होगा? प्लांटेरम। प्लांट लगा, यहीं से पकड़ना है। बाकी हिस्टोरिया दोनों में कॉमन है, देख लो। हिस्टोरिया इसमें भी है, हिस्टोरिया इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। हिस्टोरिया से पकड़ में आने वाला नहीं है, पकड़ में आएगा यहां से एनिमेलिया। एनिमेलिया पर काम किया था। और ये प्लांटेरम, प्लांटेरम प्लांट पर काम किया था, इसीलिए यहां से पकड़ना इसको। ठीक, इतना चीज याद हो गया। अगला देखते हैं, सजीवों के गुण। सजीवों के गुण, किस किस को अपना सजीव बोलते हैं, किसको किसको निर्जीव बोलते हैं, वो चीज देखते हैं। सजीवों के गुण। ठीक, किसको सजीव में क्या क्या गुण है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या गुण है जिसके वजह से उसको अपना सजीव बोलते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या चीज है? कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
दूसरा उपापचय मेटाबॉलिज्म, तीसरा वृद्धि, चौथा प्रजनन रिप्रोडक्शन और पांचवा चेतना कॉन्शियसनेस। ठीक, पहला कौन सा है? कोशिकीय संगठन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा उपापचय मेटाबॉलिज्म, तीसरा वृद्धि या ग्रोथ, चौथा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, पांचवा चेतना या कॉन्शियसनेस। ये किसका है? सजीवों के गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का कुछ गुण होगा तभी तो उसको लिविंग वर्ड बोल रहे हैं क्या? ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर बता दोगे ना, वही अंतर का बेस है, ये आधार है। ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर का बेस है, आधार है। अगला पहला पॉइंट में क्या देखेंगे? कोशिकीय संगठन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ रहे हैं तो इसमें सेल के बारे में जानना जरूरी है कि सेल है क्या चीज। भाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में कोशिकीय संगठन में जब तक हम कोशिका को नहीं जानेंगे सेल को तो कैसे आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी में? सेल को जानना जरूरी है। तो सेल है क्या चीज? ये लिखा हो नीचे में देखो, सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल कहलाती है। यह जीवों के का एक निर्धारित लक्षण है। कौन जीवों का एक निर्धारित लक्षण है? सेल, कोशिका। सभी सजीवों का, याद रखना, सभी सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है। सेल है यानी कोशिका है। उसकी संरचनात्मक, उसका संरचनात्मक मतलब उसका पूरा बनावट बना होगा। क्रियात्मक मतलब क्रिया करने वाली चीज। पूरा बनावट और क्रिया करने वाली चीज पर आधार इकाई कौन सा है? सेल है, कोशिका बोलते हैं जिसको। जीवों का एक निर्धारित लक्षण है, ये जीव में ही पाया जाएगा सेल। निर्जीव में सेल पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या था? कोशिकीय संगठन था ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या है? उपापचय मेटाबॉलिज्म देखो यहां लिखा हूं, जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं कहते हैं। किसमें? सजीवों में। ठीक, निर्जीव में नहीं बोला हूं, सजीवों में। जीवन को पूर्ण करने के लिए, सभी सजीव में जीवन रहता है, एक निश्चित जीवन काल रहता है सभी सजीवों का। ठीक, तो उस जीवन को पूर्ण करने के लिए सभी सजीवों में जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाएं कहते हैं। जैसे सांस लेना, वृद्धि, सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितना भी हम लोग का कार्य क्रियाकलाप होता है सजीव का, वो सबको उपापचय क्रियाएं कहते हैं। जैव रासायनिक क्रिया जितना सब चीज होता है। ठीक, इसको और डिटेल से जानते हैं। किसको? उपापचय को। उपापचय होता कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है उपापचय। एक को बोलते हैं उपचयन। उपचयन इंग्लिश में याद रखना, एनाबोलिज्म इंग्लिश में ही याद रखना। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी एनाबोलिज्म इंग्लिश में, इसको भी याद रखना। केटाबोलिज्म दूसरा प्रकार। हिंदी में क्लिष्ट है, कठिन है, देखो ना हिंदी में क्या बोल रहा है? उपचयन। और हिंदी में इसमें अपचयन, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, उपचयन अपचयन। इंग्लिश में याद करने डायरेक्ट है एनाबोलिज्म और ये केटाबोलिज्म। ठीक, उपापचय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं क्या? एनाबोलिज्म। एक को बोलते हैं क्या? केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणु का निर्माण होता है। सरल से जटिल होगा, सिंपल। सरल से कैसा होगा? सरल। सिंपल से जटिल कॉम्प्लेक्स होगा। जटिल, सिंपल से क्या होगा? जटिल होगा। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में होगा, यानी सरल से जटिल बनेगा। बोल रहा है ना, शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण, सरल अणु से जटिल अणु बनता है। जैसे कि वृद्धि, धीरे धीरे वृद्धि होता है ना, ग्रोथ तो जटिल होते नहीं जाता है, वृद्धि ग्रोथ, उसी को बोल रहा है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। किसमें? एनाबोलिज्म में। ठीक, एना मतलब, और इसको भी समझ लो, केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म में उल्टा, जटिल से सरल, उल्टा बोल दो इसको। सेम, एक को याद रखना, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक को याद रखेंगे अपन। इसमें क्या होता है? जटिल से सरल होता है। इसमें सरल से जटिल था तो इसमें जटिल से सरल होगा। यानी इस क्रिया में सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूट करके सरल अणु का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होगा। ऊर्जा क्या होगा? मुक्त होगा, रिलीज होगा। जैसे कि उसमें क्या था? ग्रोथ था। इसमें श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, इसमें एक चीज को याद रखना, किसको? एनाबोलिज्म को। एनाबोलिज्म याद है तो केटाबोलिज्म ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप ही आप।
ठीक, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सरल अणु से जटिल अणु, और इसमें जटिल अणु से सरल अणु, ये चीज याद रखना। एना मतलब ए मतलब सिंपल, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ये मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, इसको ऑटोमेटिक उल्टा कर देंगे, याद हो जाएगा, एक को याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या था, वृद्धि था, ग्रोथ, ग्रोथ था ना वृद्धि, अगला पॉइंट वृद्धि यानी कि ग्रोथ है अगला पॉइंट। देखो कैसा होता है वृद्धि, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीव में नई कोशिका का निर्माण होता है। भोजन का उपयोग करेंगे ना अपन सभी लोग, और कर करके नई कोशिकाओं का निर्माण होते जाता है। वृद्धि होता कैसे, ग्रोथ, भाई ग्रोथ होगा कैसे, अपन खाना खाएंगे, भोजन लेंगे, नई कोशिका, कोई भी सजीव हो, सभी सजीव भोजन लेता है, खाना खाता है, और कोई भी सजीव हो भोजन लेकर खाना खाएगा, उसका उपयोग करके नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। इसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक, वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि जो ग्रोथ है ना, पॉइंट सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है वो एक कोशिकीय जीवों के लिए, ढंग से समझना बोल रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आएगा क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों के लिए वृद्धि और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के समजात हैं। कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव कौन है, अमीबा, एग्जांपल से समझो, एक कोशिकीय जीव का बात कर रहा हूं मैं, तो कौन है, अमीबा है। अमीबा में क्या बोला हूं मैं, वृद्धि, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन समान होता है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये बोल रहा हूं मैं। जैसे अमीबा, अमीबा में वृद्धि कैसे होगी, ये रहा अमीबा, अमीबा का कोई निश्चित वो नहीं होता है साइज ना, ये रहा अमीबा, अमीबा में वृद्धि करेगा, ये तो कैसे करेगा अमीबा वृद्धि, ये का बढ़ाएगा अपना साइज को, क्या कर सकता है, बढ़ाएगा अपना साइज को, बढ़ाएगा, या दो पार्ट में टूट करके भी अपना साइज को बढ़ाएगा, यानी ये ऐसा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो सकता है, या ये ऐसा तो दो पार्ट में टूट जाएगा अमीबा भी ये करके, और एक पार्ट ऐसे अलग अमीबा बनेगा और एक पार्ट ऐसे अलग अमीबा बनेगा, दो अमीबा बना। तो रिप्रोडक्शन भी तो वही है, क्या क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन को भी समझो। देखो, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है, यह जीवों का मुख्य गुण है। ठीक, अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है, वो भी अपने समान जीवों को जन्म देने की। तो ये क्या कहे, ये भी तो टूट, पहले तो वृद्धि हुआ, दूसरा पार्ट में क्या हुआ, टूट करके अलग होकर के दो अमीबा बन गया, ये पहला अमीबा दूसरा अमीबा, तो ये भी तो वृद्धि है, क्या वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, भाई ये आकार में वृद्धि कर लिया तो बोल रहे हो ठीक है, ये भी तो टूट करके वृद्धि करेगा, क्या ये भी वृद्धि करेगा। तो यही चीज बोला हूं मैं, सिर्फ अमीबा बस में बोला हूं, यानी एक कोशिकीय जीव में बोला हूं और किसी में नहीं बोला हूं। एक कोशिकीय जीव या सजीव, एक कोशिकीय जीव या सजीव बोल दो, अमीबा है जैसे, उसी बस में वृद्धि और रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। ठीक, ये चीज बस याद रखना, क्योंकि जनन भी तो वही बोल रहा है, क्या देखो ना, समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है, समान जीवों को जन्म देगा प्रजनन। ठीक, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, घोड़ा घोड़ा को, हाथी हाथी को, अपने समान जीवों को जन्म देगा कोई भी जीव, उसको बोलते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ठीक, और यह जीवों का मुख्य गुण है, रिप्रोडक्शन जीवों का मुख्य गुण है। निर्जीव में होता है क्या, नहीं होता है ना, तो निर्जीव में नहीं होता है। अगला लास्ट पॉइंट पांचवा क्या था, चेतना यानी कॉन्शियसनेस। पांचवा लास्ट पॉइंट क्या था, चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बारे में देखते हैं। यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है, सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है, बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब चीज डाल दिया हूं मैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा पूरा। ठीक, ये लिखना भी मेंस में इसी को ही है, सजीवों का निर्धारित करने वाला गुण ये है। इसके अंतर्गत बताता हूं, दोनों पॉइंट को समझ लो, फिर दोनों पॉइंट को एक साथ समझेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी आती है, अर्थात सजीवों में अनुभूति करने, प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थ आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, उद्दीपन शक्ति होती है। निर्जीव में होती है क्या, नहीं होती। जैसे एग्जांपल से समझो, कोई पेड़ पौधा है या कोई सजीव है, कोई पेड़ पौधा है या कोई सजीव है, उसको आप मारोगे या उसको जल जाता है, जैसे कि हम ही लोग,
किचन में रोटी बनाते रहते हैं, किचन में रोटी बनाते हैं तो तवा में अचानक हाथ जाने से जलता हाथ तुरंत हटाते हैं, तुरंत हटाते इंस्टेंटली हटाते हैं, तुरंत रोटी जलता है, क्यों हटा रहे हो, नहीं हटाना चाहिए ना। जबकि चिमटी रहता है उसको हटाते नहीं है, वहीं रखा रहता है, निर्जीव है चिमटी, हटाते क्या, नहीं हटाते, क्योंकि चिमटी के पास सेंसिटिविटी नहीं है, उद्दीपन शक्ति नहीं है। अपने पास सेंसिटिविटी है, हम लोग के पास उद्दीपन शक्ति है। इसीलिए सिर्फ सजीवों का निर्धारित करने वाला गुण है, निर्जीव में होता है कि कभी नहीं होगा। और सेंसिटिविटी भी निर्जीव में कभी नहीं होता, सजीव में ही है। तभी तो तुम लोग हटा रहे हो, हाथ को तुरंत ऐसे हटाते हैं ना, जबकि वो चिमटी हटाते हैं कि नहीं हटाते, उसको जलेगा नहीं, क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं है, निर्जीव है। इसीलिए याद रखना, सजीवों को निर्धारित करने वाले मुख्य गुण कौन है, कॉन्शियसनेस है। याद रखना इसको, सजीवों को निर्धारित करने वाला मुख्य गुण बोलेगा तो कॉन्शियसनेस, चेतना को ही लगाना। चारों ऑप्शन भी दिख जाए, चाहे रिप्रोडक्शन दिख जाए, चाहे वृद्धि दिख जाए, चाहे उपापचय दिख जाए, मेटाबॉलिज्म, चाहे कोशिकीय संगठन दिख जाए, कोई भी ऑप्शन दिख जाए, लेकिन इस वाले ऑप्शन में अगर दिख गया और मुख्य पूछेगा कि सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण कौन है, मुख्य बताओ, तो कॉन्शियसनेस, चेतना को ही देना आंसर, यही मेन है। ये किसी भी निर्जीव में नहीं होता, सभी सजीवों में पाया जाता है। ठीक, जबकि मैं यहाँ पास अपवाद बता दिया था, वृद्धि और ग्रोथ का अपवाद बताया था। अमीबा यानी एक कोशिकी सजीव, एक कोशिकी सजीव में वृद्धि और प्रजनन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी ये सजीव निर्जीव का गुण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे कि वृद्धि, निर्जीव में भी वृद्धि होती है, मैं तो ये बोलता हूं निर्जीव में भी वृद्धि होती है। कैसे, निर्जीव में वृद्धि कैसे होती है, देखना, कहीं पास समतल जमीन रहता है, समतल जमीन रहता है, न्यूज में सुनने को मिलता है, देखना कहीं समतल जमीन रहता है, करोड़ों अरबों साल बाद यही समतल जमीन पठार पर्वत में बदल जाता है, करोड़ों अरबों साल बाद यही जमीन पठार और पर्वत में बदल जाता है। तो जमीन भी तो वृद्धि किया क्या, ये पठार में बदल गया, पर्वत में बदल गया, पर्वत नीचे हो जाता है, समतल हो जाता है, तो इसमें भी तो वृद्धि हो रहा है क्या, निर्जीव है। तो ये वृद्धि जो है सजीवों का निर्धारित करने वाला गुण है क्या, नहीं है, तभी मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। ठीक, प्रजनन भी सजीवों को निर्धारित करने वाला मुख्य गुण है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, अभी बताया हूँ मैं। ठीक, ये है एक तरह से, लेकिन नहीं देना आंसर, अपने को कॉन्शियसनेस या चेतना को ही देना है, इसको नहीं देना है मुख्य गुण प्रजनन को। और क्या था यहाँ, उपापचय, उपापचय भी नहीं था, क्यों नहीं था ये मुख्य गुण उपापचय। देखो, एक आदमी है जो कोमा में चला गया है, एग्जाम्पल से समझो, एक आदमी कोमा में चला गया है, ये आदमी कोमा में चला गया, कहने का मतलब ये सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, सब कर सकता है, लेकिन बोल सकता है नहीं बोल सकता, काम कर सकता है नहीं कर सकता है, कुछ भी चीज, मात्र मेंटली जिंदा है, ये जीवित है, मेंटली जीवित है बस, बाकी कुछ भी ये काम कर सकता। शरीर से बोला जाए तो मरा हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं ना, शरीर से, कोमा वाला व्यक्ति शरीर से मरा हुआ है, लेकिन मेंटली जिंदा है। मेंटली जिंदा है तो ठीक है, मेंटली तो जिंदा है, सब चीज काम करेगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब सब काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका काम करेगा, वृद्धि ये करेगा, श्वसन लेगा, ये नहीं लेगा नहीं बोल रहा, श्वसन लेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सब चीज होगा, लेकिन मेंटली ये कोमा में है, ये बोल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उपापचय भी सजीवों का, इसको क्या बोलोगे, कोमा वाले व्यक्ति को सजीव है कि निर्जीव है, ये बताओ। ठीक, बताना, कोमा वाला व्यक्ति सजीव है कि निर्जीव है ये। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। अगला पॉइंट है तुम्हारा जंतु और पादप कोशिका में अंतर, मुख्य चीज इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका किसको बोलेंगे, पादप कोशिका किसको बोलेंगे। ठीक, डिफरेंस, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस, अंतर देखते हैं। ठीक, सबसे पहले अंतर देखते हैं कोशिकीय संगठन का, सेल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है अपना कोशिका भित्ति, सेल वाल, ये डायग्राम में बताया हूं मैं यहाँ, कोशिका भित्ति सेल वाल, ये कोशिका भित्ति सेल वाल, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाला लेयर आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति सेल वाल। क्या है देखो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति के जगह यहां पर क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। मैंने बात किया हूं सेल वाल की, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है पादप में,
पादप में कोशिका भित्ति, सॉरी, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पाया ही नहीं जाता है तो बना किसका वाला सवाल ही नहीं है। ठीक, तो एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो क्या मिलता है? कोशिका झिल्ली मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पाया जाता है किसमें? एनिमल में। लेकिन जंतु पादप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती कि नहीं? पाई जाती है। ठीक, जंतु में सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक, दूसरा आ जाओ किसका? क्लोरोप्लास्ट का। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, सही बोल रहे, हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं। ठीक, पादप हरे रंग के होते हैं, उसका कारण क्या है? पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा चीज पाया जाता है पादप में? क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है ये, जो पादप को हरे रंग प्रदान करता है। इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादप में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के कारण पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। कौन सा चीज नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट। अगला देखते हैं, अगला है राजधानी। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम में देख लेते हैं क्या चीज है। ये क्लोरोप्लास्ट होगा, यही देखो ये क्लोरोप्लास्ट, ये पादप सेल है ना, ये पादप सेल लिखा है ना, प्लांट सेल यहां पास लिखा है, देखो प्लांट सेल, इसको लिखा है एनिमल सेल, लिखा गया है एनिमल सेल, इसको उसको प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वाल है, इसमें नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म, इसमें क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो समझा रहा था मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सेल वाल सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप में है, प्लांट में है, ये देखो है, इसमें इस एनिमल में नहीं है, दर्शाया गया है। अगला देखते हैं, राजधानी। राजधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ठीक, पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। राजधानी क्या होता है? देखो चित्र डायग्राम से, राजधानी पहले देख लेते हैं इसका, वो दोनों का डेफिनेशन, फिर देखेंगे डायग्राम को। ठीक, पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है जिसमें क्या भरा रहता है? सेल शेप। सेल शेप यानी कोशिका द्रव्य भरी रहती है, किसमें? राजधानी वैक्यूल में। जबकि जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में छोटी राजधानी होती, बड़ी राजधानी नहीं होती है। ठीक, डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम में दिखाया गया वैक्यूल, ये देखो पादप सेल में, प्लांट सेल में पादप कोशिका में बड़ी राजधानी वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान। की रिक्त स्थान क्या भरा रहेगा इसमें? कोशिका द्रव्य यानी सेल प्लाज्मा, सेल फ्लूइड, कोशिका द्रव्य भरा रहता है यहाँ पास। या पादप का 90% स्थान को, 90% स्पेस को प्लांट का ये कवर करता है। कौन? वैक्यूल, यानी खाली स्थान रहता है, भरा रहता है क्या? कोशिका द्रव्य, गैस में भरा रहता है, ये भी बोल सकते हो। इसमें वैक्यूल में 90% स्थान को ये घेरता है पादप में। सॉरी। ठीक, और एनिमल में वैक्यूल है क्या? वैक्यूल नहीं है, और है भी वैक्यूल इसमें नहीं दिखाया गया है, नहीं रहता है वैसे तो, और रहता भी है तो बहुत कम। ये 90%, इसमें 5% भी मान लो, वो उतना भी नहीं रहता यार, रहता ही नहीं है, कंफ्यूज मत होना, रहता ही नहीं है वैक्यूल, ये मान के चलना। किसमें? एनिमल सेल में। ठीक, पादप कोशिका में होती है, इसमें नहीं होती है। तारककाय सेंट्रोसोम क्या चीज है? तारककाय सेंट्रोसोम पहले देखते हैं डेफिनेशन में। कुछ पादप में अनुपस्थित होती है सेंट्रोसोम, कुछ पादप में अनुपस्थित नहीं होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन यानी कोशिका की वृद्धि। अरे कोशिका बढ़ेगा ना, वृद्धि होगा, कहीं पर चोट लग जाता है तो कुछ दिन बाद वहां नया कोशिका आ जाती है, नया कोशिका आ जाती है ना, कि चोट लगा रहता है? नहीं लगा रहता है, नई कोशिका आ जाती है। तो किसके वजह से कोशिका विभाजन होता है? करवाता कौन है? ए सेंट्रियोल भाई साहब करवाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, केंद्रक के पास रहता है जंतु कोशिका में सेंट्रियोल, इसमें नहीं रहता है। डायग्राम से देखो, सेंट्रियोल दिखाया गया होगा, देखो कहीं पर लिखा होगा सेंट्रियोल, ये लिखा है ना सेंट्रियोल, ये देखो सेंट्रियोल लिखा है, ये देखो सेंट्रियोल किसमें है? जंतु एनिमल सेल में लिखा है, देखो सेंट्रियोल लिखा है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। ये देखो सेंट्रियोल का बंडल दिखाया गया है। ठीक, ये है एनिमल सेल में पाया जाता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, पहले ही बता दिया मैं। ठीक, कोशिका विभाजन करता है, वो वाली एक संरचना है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये चारों चीज क्या है? कोशिका अंगक है। कौन? सेल भित्ति यानी सेल वाल।
क्लोरोप्लास्ट, और कौन सा राजधानी यानी वैक्यूल, और तारक का सेंट्रीसोम, सेंट्रोसोम यानी तारक का चारों चीज क्या है, कोशिका अंगक ऑर्गन। ठीक, अगला अंतर देखते हैं पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन इंग्लिश में। ठीक, पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और जो भी चीज अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। स्व मतलब नाम से पकड़ना चाहिए, रटना नहीं है कोई भी चीज, नाम से देखो। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, स्वयं पोषण करना, किसी से कोई निर्भरता नहीं है, अपना खुद का है, ये अपना खुद का भोजन बनाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, किसको, स्वपोषण को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं स्वपोषण को। अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं कौन, प्लांट। ठीक, जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, पौधों पर या अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं ना। अन्य जंतु पर निर्भर कौन रहता है, शेर, लायन, चीता। पौधे पेड़ पौधे खाता है क्या, शाकाहारी की मांसाहारी है, शेर या लायन जो चीता है वो मांसाहारी है ना। कभी पेड़ पौधे को खाते हुए देखे हो शाकाहारी, उसको नहीं है ना। इसीलिए यहां बोला गया है अन्य जंतुओं पर निर्भर होता है। अन्य जंतु पर निर्भर है कि नहीं है, शेर, चीता है अन्य जंतु पर निर्भर, मांसाहारी प्राणी पूरा तो अन्य जंतु पर निर्भर है। और पेड़ पौधे पर निर्भर कौन है, गाय, शाकाहारी जितना जंतु है वो सब पे किस पर निर्भर है, बकरी, गाय, खरगोश सब शाकाहारी है, सब किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो जंतु अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधे पर निर्भर है या तो अन्य जंतुओं पर निर्भर है। तो इसको क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहा है क्या, जंतु नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर है। इसको क्या बोलते हैं, परपोषी। पर मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर है, किस चीज के लिए, पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर है, उसको बोलते हैं परपोषी। ठीक, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं, परपोषी दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक, यहां पर एक अपवाद दिया है, अपवाद दिया मतलब युगलीना, युगलीना अपवाद क्यों दिया गया है यहां पास, ये जो है ना पादप और जंतुओं के बीच योजक कड़ी है। पादप और जंतुओं के बीच योजक कड़ी कहने का मतलब यह है कि ये पोषण की दृष्टि से, या पोषण में दिया है ना अपवाद, तो पोषण की दृष्टि से युगलीना जंतु की तरह भी पोषण करता है, यानी परपोषी होता है। समय पड़ने पर यह स्वपोषी पोषण भी दर्शाता है, क्योंकि पादप के समान भी गुण दर्शाता है, इसीलिए यह स्वपोषी पोषण भी करेगा, दोनों के समान पोषण करता है, इसीलिए यह अपवाद है युगलीना। आगे बताऊंगा युगलीना का पूरा फोटो डायग्राम से। ठीक, अगला कौन सा है, मोमेंट यानी गति। गति यानी प्रचलन, चलना जी, एक तरह से मोमेंट गति, प्रचलन, चलना। ठीक, पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, पादप मृदा में स्थिर होते हैं मृदा में स्थिर, लेकिन पत्ती एवं कलिका में हल्का संचार होता है। कलिका में संचार होने का मतलब यहां है कलिका का पुष्प के रूप में खिलना। ठीक, इसको बायोलॉजी में टर्म बोलता है, हिंदी में एक टर्म आता है बायोलॉजी में, प्रफुल्लन यानी खिलना। पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खिलने को बोलते हैं प्रफुल्लन। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको कलिका। तो उस रूप में हल्का संचार हो रहा है, तो कलिका में भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, खिल रहा है, पुष्प कलिका के रूप में है तो पुष्प हो रहा है। पत्तियों में संचार, हवा चलने से पत्ती में संचार होता है, इधर उधर हिलता डुलता है, उसी को बोल रहा है हल्का सा संचार, मूवमेंट होता है ना, गति होता है, उसमें भी मूवमेंट हिलता है। ठीक, बाकी बड़ा पेड़ पौधे तो मृदा में क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, इसमें अपवाद दिया किसको, क्लेमाइडोमोनास को। क्लेमाइडोमोनास अपवाद दिया, उसका मतलब क्या है, क्लेमाइडोमोनास चलता फिरता होगा, हाँ चलता है, शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास एक तरह से शैवाल है, कहाँ पाया जाता है, समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरता रहता है, स्वतंत्र पूर्वक तैरता रहता है ये क्लेमाइडोमोनास। ठीक, छोटा सा रहता है क्लेमाइडोमोनास, समुद्र के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ठीक, ये चलता है, मूवमेंट है। ठीक, जंतुओं में तो गति होती ही है, जानते हैं जंतुओं में क्या होती, गति होती। इसमें भी अपवाद दिया क्या, कोरल और स्पंज। कोरल किसको बोलते हैं, कोरल बोलते हैं जैसे समुद्र, इस रहा समुद्र, देखो समुद्र है, समुद्र के अंदर में क्या रहता है, बड़ा बड़ा चट्टान पाया जाता है, तो रहता है समुद्र के अंदर बड़ा बड़ा चट्टान रहता है, इस चट्टान के अंदर में घुसा रहता है ऑक्टोपस घुसा रहता है ना, इस चट्टान के अंदर में घुसा रहता है ऑक्टोपस।
तो ये जो बड़ा बड़ा चट्टान है ना समुद्र के अंदर में, इसी को बोलते हैं कोरल। कोरल, इसी को एक तरह से कोरल बोलते हैं। समुद्र के अंदर का जो बड़ा बड़ा चट्टान पाया जाता है एक तरह से कोरल है। कोरल बनता कैसे है? शैवाल के मरने से कोरल बनता है। तो शैवाल क्या चीज, अभी बताया था ये, शैवाल क्या, क्लेमाइडोमोनास सजीव है, सजीव है, जीवित है, चलता फिरता रहता है, मरते जाएगा, मरने से क्या बनेगा? ये इधर बनेगा कोरल बनेगा। कोरल भी क्या है, नहीं चलेगा, ये तो बन के है ना एक जगह स्थायी हो गया, तो कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा। वैसे ही स्पंज है, स्पंज भी नहीं चलता, एक जगह स्थिर रहता है। ये उसका मुख्य है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें क्या, ग्रोथ। ग्रोथ, जंतुओं में ग्रोथ होती है, निश्चित आयु, जंतुओं में ग्रोथ हमेशा होते रहता है कि निश्चित आयु तक होगा। जंतुओं में ग्रोथ निश्चित आयु तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। लिखा हूं देखो, जंतुओं में ग्रोथ वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, हमेशा वृद्धि नहीं करेगा। हमेशा वृद्धि करता जंतु तो बहुत बड़ा हो जाता ना, इसलिए जंतु में हमेशा वृद्धि नहीं होती, निश्चित वृद्धि होती है जंतुओं में। जबकि प्लांट, पेड़ पौधे में पूरा जीवन भर वृद्धि होती रहती है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। किसमें? प्लांट में, पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, अनिश्चित जीवन काल तक पूरा वृद्धि होता रहेगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडिफिनिट, अनिश्चित है ना, इनडिफिनिट ग्रोथ, इसको बोलते हैं डिफिनिट ग्रोथ। ठीक, इसमें ग्रोथ होने का, किसमें? पेड़ पौधों में। याद रखना, पेड़ पौधों में ग्रोथ होने के लिए जिम्मेदार कौन है? जड़ एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभोज्योतिकी क्षेत्र के कारण। इसमें वृद्धि का मेन कौन सा होता है? विभोज्योतिकी जोन में पाया जाता है, विभोज्योतिकी ऊतक, यानी मेरिस्टेमेटिक जोन में पाया जाता है। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू के वजह से वृद्धि होता है। कहां मिलता है ये? जड़ और तने के शीर्ष में। यही पास देखते हैं, ये पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा, ये जड़ है इसका, ये क्या है? जड़ है इसका, ये पेड़ पत्ती बना देते हैं। ठीक, ये पेड़ पौधा, ये इसका तना है। तो तने के शीर्ष पर, ये तना ऐसा भी निकला रहता है, इसका डाली ऐसा भी निकला रहता है, इसका डाली, इसका डाली ऐसा निकला रहता है, सब किस जगह में ऐसा डाली निकला है इसका, ये जड़ है। तो ये विभोज्य ऊतक, ऊतक कहाँ पाया जाता है? समझो विभोज्य ऊतक क्या है, देखो इधर कहाँ पाया जाता है? तने के शीर्ष पर। ये भी तो तना क्या, इससे निकला है, तो ये तने के शीर्ष पर, यहाँ पास, जड़ के शीर्ष पर, यहाँ पास क्या करता है? ये यहाँ पास पा करके ये कोशिका विभाजन करेगा। विभाजन करेगा मतलब वृद्धि करेगा। कोशिका का यहाँ क्या करेगा? विभाजन करता है। कौन? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक ऊतक विभाजन करेगा, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ होगा इसमें। तो इसीलिए बोल रहा, तने के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर विभोज्योतिकी ऊतक पाया जाता है, जो क्या करता है? ग्रोथ करता है। इसमें नहीं, इसमें सीधा निश्चित आयु तक ग्रोथ होगा बोल देना, ग्रोथ होगा। इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जंतुओं में, ये नहीं कि नहीं पाया जाता है। ठीक, उत्सर्जन, उत्सर्जन देखो, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है, कोई उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया, जबकि जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र होता है। कोई भी जंतु में हो जो उत्सर्जन तंत्र होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा जंतुओं में, लेकिन पादप में उत्सर्जन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र का अभाव रहता है। किसमें? पादप में। ठीक, उत्सर्जन तंत्र का अभाव है तो पादप कैसे होगा? उत्सर्जन कैसे करेगा? हानिकारक पदार्थ को तो निकालना है ना, पादप को भी हानिकारक उत्पाद, जैसे कौन कौन सा है इसका? तेल, गोंद, ये सब का स्राव करते रहता है इसके शरीर में, जो आदि का स्राव करते जो इसके शरीर में संचित रहते हैं। ठीक, कैसे होता है देखो, गोंद का समझ लो, पूछता है, गोंद का पूछता है। ये तना है, पेड़ है, ये पेड़ है, ये एक तरह से ये क्या है? पेड़ है। पेड़ के तना को हल्का सा काट दो, किसका? बबूल के पेड़ को, या और बहुत सारा पेड़ है, उस पेड़ के तने को हल्का सा काट दो, यहाँ छाल को निकाल दो, तो जो चीज यहाँ पास बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो यहाँ बनेगा उसको गोंद बोलते हैं। गोंद बोलते हैं। गोंद को छत्तीसगढ़ी वाले लोग क्या बोलते हैं? लासा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द में गोंद को। ठीक, एक बार पूछा भी गया था CGPSC में कि लासा है, लाश नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, लाश नहीं बोल रहा हूँ, लासा बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी PSC में पूछेगा छत्तीसगढ़ी शब्द में कि लासा क्या चीज है, लासा क्या चीज है, तो लासा गोंद है, लाश नहीं बोल रहा हूँ, ढंग से समझ लेना, लासा बोल रहा हूँ मैं। लासा गोंद को ही बोलते हैं, ठीक है ना, गम बोलते हो जिसको तुम लोग, गोंद, वही लासा छत्तीसगढ़ी शब्द में इसको बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक, ये चीज बताना था मेरे, क्योंकि एक बार पूछा गया था CGPSC में, इसको प्री में पूछा गया था। ठीक, इसीलिए मेरा दिमाग में आया तो मैं बता दिया यहाँ। ये हनी पेड़ पौधे से निकलता है ना कि जंतु से कहीं निकलता है, गोंद क्या नहीं निकलता है ना, पेड़ पौधे से निकलता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं रहता है लेकिन तेल ये गोंद निकलेगा।
और ये जंतु में क्या निकलता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ये सब उत्सर्जी पदार्थ जंतुओं से निकलता, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो ठीक, और देखो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये उसका उदाहरण का, ठीक है, अंतर का, ठीक, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। पादपों में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है, जिसके कारण विभिन्न उद्दीपन तथा प्रकाश संपर्क आदि के प्रति इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। पादप में तंत्रिका तंत्र, व्यू को सीधे शॉर्टकट में याद करना है, पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, संवेदी अंग नहीं होता है, अभाव होता है, सीधी सी बात है। ठीक, जबकि जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, संवेदी अंग पाया जाता है, इसलिए उद्दीपन के प्रति तुरंत प्रक्रिया देते। बताया था अभी रोटी तवा वाला उदाहरण, ठीक, हाथ जलता है तो तुरंत हटाते ना, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं जंतु। पादप देता है क्या, नहीं देगा तुरंत प्रतिक्रिया। ये तो इसे क्यों नहीं देता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग का अभाव होता है, जबकि इसमें तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग पाया जाता है, इसीलिए। ठीक, समझ में आ गया उदाहरण, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का उदाहरण। अगला देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, आईएमपी है, बता रहा हूं कौन कौन सा चीज आईएमपी है ना इसमें, किसको, जीवों के वर्गीकरण की आधारभूत जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था जीवों के। पहले तो यही चीज से एक चीज समझो, हेडिंग से समझना, जियो हेडिंग लगा ना, हेडिंग में ही बहुत चीज क्लियर हो जाता है, ढंग से पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग, इसीलिए नहीं होता है। हेडिंग को अच्छे से माइंड में पढ़ा करो, अच्छे दिमाग लगा से, अंदर का बहुत चीज हेडिंग से क्लियर हो जाता है, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। देखो रटते रहते हो ना तुम लोग, इसीलिए होता है ये सब दिक्कत, नहीं तो हेडिंग को पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ऐसे निकल जाते हो पढ़ के। हेडिंग को अच्छे से पढ़ो ना, अंदर का बहुत चीज क्लियर हेडिंग से हो जाएगा। हेडिंग में साफ स्पष्ट लिखा गया है, क्या लिखा है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इसको एक्सप्लेन करो तो कैसे करेंगे भाई सर, कोई भी जीव है उसमें उसका नामकरण करना है मेरे, कोई नया जीव खोज लिया मैं, नया जीव देख लिया मैं, तो उसका नामकरण किया होगा कोई वैज्ञानिक या आप लोग देख लिया तो आप लोग उसका नामकरण करोगे ना ये जीव का। तो उसका नामकरण की सबसे पहले आया था कौन सा, द्विनाम पद्धति। किसका, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम मतलब दो नाम से मिलकर के बना होगा गुरुजी, ठीक है। कोई भी जीव का खोजा होगा कोई वैज्ञानिक, उसका सबसे पहले उन्होंने नामकरण किया होगा तो उसका नाम दो नाम से मिलकर बना होगा गुरुजी, यही इसका अर्थ होता है किसका, हेडिंग का, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का। ठीक, तो इसको कोई भी जीव को खोजा किसने था, सबसे पहले द्विनामकरण पद्धति को किसने दिया था, किसी के दिमाग में आया होगा ना कि हमको द्विनामकरण पद्धति देना है। अरे बहुत शुरुआत का बात है ये, ठीक, जुलाजी में तो कौन सा भाई साहब के दिमाग में आया था ये द्विनामकरण पद्धति, दो नाम होना चाहिए जीवों का करके, ये भाई साहब कैरोलस लिनियस। कौन सा भाई साहब है, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने क्या किया था, देख लो, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किया था कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने द्विजगत सिद्धांत यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की सहायता से दो जीवों को कितने पार्ट में, दो नाम से, दो नाम रखा होगा, किसने रखा, सबसे पहले किसी ने, अभी बोला ना, किसी ना किसी के दिमाग में तो आया होगा कि जीवों को नामकरण करना चाहिए। सबसे पहले बार आया दिमाग में तो बेचारे सरल है, तो सरल है मतलब दो चीज से मिल करके बनना चाहिए जीवों का नाम, किसने, कैरोलस लिनियस के दिमाग में आया था। इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण की पितामह भी बोलते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पितामह लिखा भी हूं मैं, आगे देख लो, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण मतलब बांटना, वर्गीकरण करना मतलब बांटना, तो जीवों को तो बांट रहा है ना, दो नाम के हिसाब से बांट रहा है कैरोलस लिनियस ने, इसीलिए इसको दिया गया। इसको बांटा कैसे, इसको क्या बोला गया, जबकि इसको बांटा गया तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोला गया, इसको द्विजगत सिद्धांत। कौन कौन से द्विजगत सिद्धांत है, मतलब कोई दो जगत में बांटा गया होगा पूरा यार, कौन कौन से, एक जगत को क्या रखा उन्होंने, शुरुआत का दौर था तो एक जगत को क्या बना दिया, एनिमल, एक जगत को क्या बना दिया, प्लांट। जो पेड़ पौधे के जैसे दिखता था पूरा बोल दिया ये प्लांट है, जो एनिमल के जैसे दिखता था उसको बोल दिया ये भाई साहब एनिमल है। शुरुआत की बात है ना तो बोल सकता है, अभी तो तुम लोग बोल सकते कि अलग अलग है, ठीक, शुरुआत में बोला था ये एनिमल के जैसे दिखता है तो ये एनिमल है, ये प्लांट के जैसे दिखता है तो ये प्लांट है, दो जगत में बांट दिया। ठीक है, किसने बांटा था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस बांटा था ना, ये वर्गीकरण किया ये, इसीलिए बोलते हैं। अब मैं शुरू से बोला हूं, दो नाम दिया होगा किसी भी जीव का, जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या चीज है, होमो सेपियंस। किसका, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस।
दो चीज से मिलकर बना है, देखो तीसरा चीज कहीं नहीं आया है। एक चीज कौन सा है, होमो, और एक चीज कौन सा है, सेपियंस। दो चीज से मिलकर के बना है, दो शब्द से, दो नाम से। तो उन्होंने बोला कि ये कोई भी जीव जंतु हो, किसी भी का नाम हो, वो दो शब्द से मिलकर के बना होना चाहिए। और वो जो दो शब्द से मिलकर के बनेगा उसमें से पहला शब्द बताएगा किसको, जेनेरिक नेम को। वही लिखा हूं मैं यहाँ, पहला शब्द किसको बताएगा, जेनेरिक नेम को। जेनेरिक नेम मतलब कौन से जेनेरा से है, ये कौन से वंश से बिलोंग करता है। हम लोग पूछते हैं ना कौन से वंश से हो आप जी, आपका वंशज क्या है, तो ये वंशज है इसका, हमारा वंशज होमोसेपियंस है पूरा, सभी मनुष्य का। तो वही पहला शब्द किसको दर्शाएगा, जेनेरिक नेम को। और दूसरा किसको बोलेगा, बोल दिया वो स्पेसीज नेम, यानी कि जाति ना, जाति शब्द को पहला वंश, दूसरा जाति। स्पेसीज नेम स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम बोलते हैं। समझ में आया, पूरा लिख दिया हूं मैं इसमें। वंश को दर्शाता है पहला शब्द, दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है जो सेपियंस है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक का दिक्कत। अगला देखते हैं, अगला क्या दर्शाया गया, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर.एच. व्हिटेकर को दी। अब क्या था, शुरुआती दौर में कौन सा था, कैरोलस लिनियस ने। शुरुआती दौर में कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, यानी दो पूरे को दो किंगडम में बांटा था। कौन कौन सा था, पहला एनिमल, दूसरा प्लांटी। अब एडवांस हुआ थोड़ा, वैज्ञानिक लोग ने सोचना स्टार्ट किया उस बारे में, लाया सबसे पहले दिया अपना सिंथेसिस, हाइपोसिंथेसिस सब दिया वहां पास, अपना मैगजीन को प्रकाशित किया। तो वैज्ञानिक लोगों ने उस तरफ ध्यान दिया। तो आधुनिक युग में फिर आया एक भाई साहब फिर आया। कौन सा भाई साहब आया, ये आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर है, बहन साहब नहीं है, बने भाई साहब है ये। कौन, आर.एच. व्हिटेकर नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये, हंस के मत गुजार देना इसको, आर.एच. व्हिटेकर को, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक, किसका, आर.एच. व्हिटेकर। क्या बोलेगा वो, आधुनिक जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा मान्यता किसको मिला गया है, तो क्या बोलोगे, आर.एच. व्हिटेकर को मिला। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत की वर्गीकरण दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी एनिमल और इसमें जंतु में और पादप में पहले से बांट दिया था। कौन, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देके बांट दिया था। पूरा डिटेल अभी देखे पढ़े हैं। लेकिन इन्होंने आया, आर.एच. व्हिटेकर ने, नहीं, जंतुओं को, पूरा जगत को 2 किंगडम में मत बांटो। कितने में बांटो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम हो गया। कौन कौन सा 3 चीज और ऐड किया इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। पूछेगा एग्जामिनर, याद रखना, प्री में पूछेगा या मेंस में भी पूछ सकता है, ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को, हल्का सा घुमाएगा तो। ठीक, कैसे पूछेगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो कौन सा 3 किंगडम को ऐड किया था इन्होंने, या 3 किंगडम को नया खोजा था आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक, 5 तो दिया था लेकिन 3 नया खोजा था इन्होंने। तो नया पादप और जंतु को नया खोजा था क्या, नहीं खोजा था। इसको कौन खोज दिया था, कैरोलस लिनियस ने खोजा था। इसको रख दिया है अपने किंगडम में, ठीक है, लेकिन खोजा नहीं था। खोजा किसको था, 3 को खोजा था। किसको, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक को खोजा था ना। ये वही क्वेश्चन पूछेगा, ढंग से समझ लेना। कौन सा 3 किंगडम को नया खोजा था इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक को नया खोजा था। किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज्यादा ध्यान दिया। ठीक, अब डिटेल देखते हैं, मोनेरा का क्या डिटेल है, क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा का क्या डिटेल है, क्या इंपॉर्टेंट है, कवक का क्या डिटेल, क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, पादप का भी देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। पादप का पूरा एक वीडियो बनेगा कि कितना क्लासिफिकेशन में पादप को बांटा गया है, तो क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा उदाहरण है। जंतु का पूरा अलग से वीडियो बनेगा, जंतु का अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो में बताऊंगा। पादप का अलग से वीडियो बता के अलग से बताऊंगा। अभी मैं ये 3 चीज को खत्म करता हूं, किसको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जो ऐड किया था ना ये भाई साहब ने, उसी को अभी पहले खत्म करते हैं। ठीक, क्या है देखो, मोनेरा सबसे पहला क्या चीज है हमारा, मोनेरा सबसे पहला मोनेरा था। आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार से पहला किंगडम मोनेरा। मोनेरा को एक बात बताओ, कैरोलस लिनियस ने दिया था क्या, नहीं दिया था गुरुजी, अभी तो बोले आर.एच. व्हिटेकर ने नया ऐड किया था मोनेरा को। तो मोनेरा को सबसे पहले देखते हैं। मोनेरा में सबसे पहले एग्जांपल को याद रखना, एग्जांपल में क्या चीज है मोनेरा का, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से पूरा दिमाग में आ जाएगा। ये साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा क्या है अभी बताता हूं। ठीक, बैक्टीरिया को दिमाग में रखना। बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरा में आता है।
इसी से दिमाग में रखना। बैक्टीरिया एक कोशिकी की बहुकोशिकी, बच्चा भी बता देगा, बच्चे को भी पता है कि बैक्टीरिया एक कोशिकी है। एक कोशिकी है तो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है? प्रोकैरियोट है। बताऊंगा आगे आगे है, आगे वीडियो में बताता हूं प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या चीज है, आगे बताता हूं। एक कोशिकी बहुकोशिकी क्या चीज है आगे बताता हूं मैं, ठीक। अभी फीचर को देख लो। एक कोशिकी है मोनेरा बैक्टीरिया, एक कोशिकी होता है। प्रोकैरियोट है? प्रोकैरियोट है। इसमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग। कोशिकांग में अभी पढ़ा के निकला हूं मैं, कौन सा? सेंट्रियोल, कौन सा? सेल वाल, कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, कौन सा? और पढ़े थे ना, सेंट्रियोल, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, राजधानी वैक्यूल, ये सब कोशिकांग कहलाती। मैं वहां बोला भी था, ये सब को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ना ही केंद्रक बैक्टीरिया में पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कोई केंद्रक नहीं मिलता है, कोई कोशिकांग नहीं मिलता है बैक्टीरिया में। मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। बैक्टीरिया में ना तो कोई केंद्रक है ना ही कोई कोशिकांग है, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, ठीक। केंद्रिका झिल्ली नहीं। केंद्रिका क्या चीज है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रिका केंद्रक के अंतर्गत पाए जाने वाला कोशिकांग है एक तरह से, ठीक। आगे बताऊंगा डिटेल सब चीज का। कौन? केंद्रिका को केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। तो जब केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो केंद्रक के अंदर में पाए जाने वाला कोशिकांग का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक। खत्म कहानी, इसका नहीं पाया जाता है। पोषण देखो, बैक्टीरिया कैसे पोषण करता है। बैक्टीरिया स्वपोषी पोषण करता है। स्वपोषी पोषण भी दो तरह का होता है। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफ बताया था, अपना भोजन स्वयं, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण। स्वयं पोषी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। अब दो तरह से अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकता है बैक्टीरिया, एक तो रसायन संश्लेषी और एक प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करना, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया बोल देंगे। और एक होता है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया का मतलब रसायन के प्रेजेंस में, रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करना। जैसे रसायन कौन सा है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। याद रखना, आउटलाइन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया जो है स्वपोषी पोषण करता है। अमृतोपजीवी परजीवी भी पोषण करेगा, आगे बताता हूं। इसमें स्वपोषी में दो तरह से पोषण होता है, एक रसायन संश्लेषी, एक प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करना, और रसायन संश्लेषी मतलब रसायन के प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार करना। तो ये बैक्टीरिया दोनों तरह से भोजन तैयार करता है। बैक्टीरिया मृतोपजीवी भी होता है। विषमपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, बताया था। विषमपोषी, परपोषी, परपोषी, परपोषी शब्द को विषमपोषी लिखा है यहाँ, ठीक। मृतोपजीवी, मृत सड़े गड़े स्थान से अपना भोजन तैयार करना। बैक्टीरिया मृत सड़े गड़े स्थान पर पाया जाता है ना, वही है, मृत सड़े गड़े चीज से अपना भोजन तैयार करना है मृतोपजीवी। परजीवी, परजीवी मतलब रोग उत्पन्न करना, किसी के अंदर जीवन व्यतीत करना। कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे के अंदर जीवन व्यतीत करना परजीवी कहलाता है। परजीवी बैक्टीरिया करता है ना, परजीवी रहता है बैक्टीरिया, इसी से तो होता है रोग होता है ना, डिजीज। तो यही परजीवी अंदर में पाया जाता है बैक्टीरिया, ठीक। इसका है नीला हरा शैवाल एग्जाम्पल है इसका, और माइकोप्लाज्मा है, ठीक। एग्जाम्पल याद रखना, माइकोप्लाज्मा पूरे बायोलॉजी में सबसे छोटा जीव है ऑर्गेनिज्म। कौन? माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म पूरे बायोलॉजी में, पूरे जूलॉजी में, पूरे बॉटनी में कौन है? माइकोप्लाज्मा। याद रखना, पूरे सब जगह सबसे छोटा है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक। रोग उत्पन्न करता है। नीला हरा शैवाल खाद बनाने में काम आता है। नीला हरा शैवाल है, खाद बनाने में काम आता है ये, ठीक। धान के पैदावार को बढ़ाना है तो खाद डालते हैं ना हम लोग, वही सब चीज क्या 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 करता है? खाद बनाने में काम आता है। कौन? ये नीला हरा शैवाल। और कौन सा? नीला हरा शैवाल, ठीक। डायग्राम से देखो, डायग्राम सिर्फ याद करने के लिए डायग्राम दिया गया हूं मैं यहाँ, ठीक। ये याद नहीं करना है ये सब चीज को कि क्या क्या है बैक्टीरिया में, ये याद नहीं करना है, सिर्फ खाली डायग्राम देखना है। किसका है ये बैक्टीरिया का है। ये किसका डायग्राम है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये साइनोबैक्टीरिया का है। किसका है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है ये। किसका है डायग्राम? ये साइनोबैक्टीरिया का। ये माइकोप्लाज्मा बोला था ना, सबसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है ये,
ठीक, ये कौन, ये सबसे छोटा है पूरे बायोलॉजी में। याद नहीं करना है कि इसको ये सब चीज जो दिया गया है ना, ये सब चीज से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा सीजीपीएससी में, इतने अंदर का कोई महत्व नहीं है। ठीक, डायग्राम को इसलिए छापा गया हूं मैं कि याद हो जाए। माइकोप्लाज्मा आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है किसमें, मोनेरा में, ये चीज के लिए छापा हूं मैं, यहाँ दिया हूं। ठीक, अगला क्लास कौन सा था, प्रोटिस्टा था ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था आर एच विटेकर भाई साहब ने। ठीक, किसने, विटेकर भाई साहब ने दिया था इसको, प्रोटिस्टा को। 3 चीज नया जोड़ दिया, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है गुरुजी, 3 चीज नया, नहीं तो नहीं पढ़े रहते। ठीक, एक कोशिकी होता है कि बहुकोशिकी, एक कोशिकी बताऊंगा आगे, एक कोशिकी बहुकोशिकी। ठीक, ये यूकैरियोट है, ये अंडरलाइन कर लेना, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट मत छाप के आना, प्रोकैरियोट पूरा एक ही है, मोनेरा, कहीं प्रोकैरियोट नहीं आएगा, फिर सीधा यूकैरियोट ही आएगा, योग प्रोकैरियोट एक ही है, कौन है, मोनेरा, बैक्टीरिया, बाकी सभी यूकैरियोट है। ठीक, एक कोशिकी कौन है, 2 है, एक तो है बैक्टीरिया पढ़े थे और एक प्रोटिस्टा में पढ़ रहे, बाकी सभी बहुकोशिकी है। ठीक, एक कोशिकी कौन है, बैक्टीरिया यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक, देखते हैं, प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी है। कौन, प्रोटिस्टा, किसके किसके बीच, जंतु और पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की योजक कड़ी कौन है, प्रोटिस्टा, ये याद रखना। कौन बोल रहा हूं मैं, प्रोटिस्टा को किसके किसके बीच, जंतु और कवक, कवक अभी पढ़ेंगे आगे, कवक अभी आगे पढ़ेंगे, ये देखो फंजाई आगे पढ़ेंगे, अभी फंजाई कवक के बारे में, कवक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो जंतु और कवक के बीच की योजक कड़ी है कौन, प्रोटिस्टा। योजक कड़ी कहने का मतलब कहीं भी बायोलॉजी में दिख गए तुम लोगों को, कड़ी है, कड़ी का मतलब दोनों के समान लक्षण, जंतु के समान भी लक्षण प्रदर्शित करेगा और कवक के समान भी लक्षण प्रदर्शित करेगा, कौन, ये प्रोटिस्टा, यानी जंतु के लक्षण भी रहेगा, कवक के लक्षण भी रहेगा, किसमें, प्रोटिस्टा में रहेगा, याद रखना, इसीलिए उसको कड़ी बोला गया दोनों के बीच। ठीक, दोनों का लक्षण पाया जाएगा, देखते हैं कैसे कैसे दोनों का लक्षण पाया जाएगा, बोल रहे गुरुजी, देखते हैं। केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, याद करो, बैक्टीरिया में मैन केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली कोशिकांग को केंद्रिका कहते हैं। तो वहां जब केंद्रक ही नहीं पाया जा रहा था तो केंद्रक झिल्ली नहीं मिलता था मोनेरा में, बैक्टीरिया में, लेकिन प्रोटिस्टा में केंद्रक है, जंतु में रहता है केंद्रक सॉरी जी, जंतु में रहता है केंद्रक, तो यहां भी केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक है तो अंदर में केंद्रिका कोशिका पाई जाएगा, यानी केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें पाई जाती है केंद्रक झिल्ली, बिल्कुल केंद्रक झिल्ली पाई जाती है सर जी इसमें। स्वपोषी पोषण पूरा बता दिया हूं डिटेल में। ठीक, विषम पोषी पोषण दोनों के तरह होता है इसमें पोषण। ठीक, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है, डाइटम, देखते हैं अभी डायग्राम से, डाइटम को बताता हूं क्या है, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब आता है किस जगत में, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ किस में आता है, प्रोटिस्टा, डाइटम। ठीक, एग्जाम में पूछ देगा उठा करके प्रोटोजोआ किस में आता है करके, तो क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा में आता है। ठीक, याद करने का तरीका, प्रोटिस्टा प्रो से शुरू हो रहा है गुरुजी, प्रोटिस्टा किससे शुरू हो रहा है, प्रो से, तो प्रोटोजोआ भी तो प्रो से शुरू हो रहा है, क्या देखो ना, प्रो से शुरू हो रहा है, और प्रोटिस्टा भी प्रो से शुरू हो रहा है, तो याद करने का तरीका है, एक ट्रिक है, एक समझ लो कि प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ आता है इसी में, तुरंत देखते ही टिक लगाना। ठीक, एग्जाम्पल देखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डाला हूं मैं। प्रोटोजोआ परपोषी पोषण होते, परपोषी मतलब बता दिया, परपोषी, पर अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता, परपोषी पोषण होता है। प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीव पर निर्भर रहता है, परजीवी भी बता दिया क्या होता है। ठीक, परजीवी के रूप में अन्य जीव पर निर्भर रहता है, कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन है, ये ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ है, क्या परजीवी है, यानी रोग उत्पन्न करेगा। क्या रोग उत्पन्न करेगा, निद्रा रोग। निद्रा रोग क्या चीज है, नींद आता है सबको, नींद आते रहता है ना, जिसको ज्यादा नींद आया उसको निद्रा रोग है। ठीक, यानी निद्रा रोग होता है एक तरह से, जिसको नींद ज्यादा आता है उसको होता है, यानी कि उसमें ट्रिपेनोसोमा का इंफेक्शन हो गया है उसको। ट्रिपेनोसोमा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, उसका इंफेक्शन हुआ तो नींद आता है ज्यादा, निद्रा रोग बोलते हैं। ठीक, ये जापान में फैला था ये निद्रा रोग, एक समय में ट्रिपेनोसोमा फैल गया था वहां पूरा। ठीक, तो इसको निद्रा रोग बोलते हैं, जापान में
हुआ था ये निद्रा रोग। ठीक, अगला आता है आपका मलेरिया। मलेरिया तो जानते ही हो, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से क्या होता है? मलेरिया। पेचिस, अमीबा से होता है पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबा का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, यानी अमीबा से याद कर लो डायरेक्ट। क्या होता है? पेचिस रोग होता है। तो अमीबा क्या चीज है? प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या चीज है? प्रोटोजोआ है। यानी मलेरिया रोग, पेचिस रोग, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ। एक और यहां बता देता हूं, एड मत करना, जनरली सुन ले रहो कि पेपर में पूछता है, कभी कभी पूछ देगा, सीजीपीएससी व्यापम वाले लोग पूछता है। क्या पूछेगा वो? मलेरिया तो याद करके गए थे हम सब सर जी, मलेरिया तो होता है प्रोटोजोआ से, पेचिस होता है प्रोटोजोआ से, अमीबा से बताए थे, ट्रिपेनोसोमा से निद्रा रोग होता है जो प्रोटोजोआ जनित है, ये भी बताए थे। वो पूछ दिया हाथी पांव डिजीज, अब कैसे करोगे? हाथी पांव डिजीज पूछ देता है ना, फाइलेरिया, हाथी पांव डिजीज फाइलेरिया किससे होता है? ये भी किससे होगा? हाथी पांव डिजीज फाइलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया बोलते हैं ना उसको। हाथी पांव डिजीज, पांव जो है हाथी के जैसे मोटा हो जाता है, हाथी पांव डिजीज बोलते हैं ना, मच्छर के काटने से होता है, वाहक होता है मच्छर। ठीक है, वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई से होता है वो हाथी पांव डिजीज फाइलेरिया, वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई, उसका नाम कौन है? वो प्रोटोजोआ है, याद रखना, पूछ देगा, इसीलिए बताया था। ठीक, अमीबा डायग्राम से, अमीबा डायग्राम को हमको समझना नहीं है, सिर्फ याद करने का ट्रिक है, इसलिए दिया हूं। अमीबा आता किसमें? प्रोटिस्टा। पैरामीशियम किसमें आता है? प्रोटिस्टा, अभी बताया था। पैरामीशियम जूते की तरह दिख रहा है, देख लो, चप्पल की तरह दिखता है पैरामीशियम है। युगलिना, युगलिना के बारे में बताया था मैं, क्या बताया था युगलिना के बारे में? ये भी बोला था, ये देखो लिखा भी है, यहाँ लिखा हूं, यहाँ लिख दिया हूं सब चीज। क्या वो लिख दिया हूं? युगलिना है फीचर्स ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट, यानी एनिमल यानी जंतु, प्लांट यानी पादप, दोनों के तरह फीचर दिखाता है। कौन? ये युगलिना। अभी बोला हूं मैं, जहां भी दोनों के तरह फीचर दिखाएगा, गुण दर्शाएगा, वो योजक कड़ी होगा। किसके योजक कड़ी होगा? जिसका गुण दर्शाएगा उसी का होगा। ये किसका गुण दर्शा रहा है? युगलिना एनिमल का, जंतु का और पादप का। तो जंतु का और पादप के बीच की योजक कड़ी कौन है? ये युगलिना, पूछ देगा वो। ठीक, जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी युगलिना। युगलिना में दोनों के तरह गुण होता है, बताया भी था मैं। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखना। ये डाइटम है, ये क्या चीज है? डाइटम, डायटम, डायटम बताया था। समुद्र के सतह पर फ्री लिविंग तैरते रहता है छोटा छोटा सूक्ष्म जीव। तो ये कई प्रकार का होता है, ऐसा 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 दिखता है डाइटम, देख लो कई प्रकार का होता है डाइटम, छोटा 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 सा जीव रहता है, समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरते रहता है। ये दिखता नहीं है नग्न आंखों से, ऐसी आंखों से दिखता नहीं है ये। ठीक, बहुत छोटा रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है ये डाइटम, समुद्र के सतह पर तैरते रहता है। एग्जाम्पल किसका? प्रोटिस्टा का। अगला देखते हैं, कवक। तीन ठो दिया था ना। अरे विटेकर भाई साहब ने आकर के 3 क्लास ने ऐड किया था, प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा। तो मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, कवक बचा है, इसीलिए तो पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आकर के 3 किंगडम को नया दे दिया ना ये, इसलिए हमको नया मेहनत करना पड़ रहा है, बढ़ना पड़ रहा है। ठीक, कवक कैसे होगा? बहुकोशिकी, मैं पहले ही बोला था, एक कोशिकी सिर्फ मोनेरा होगा और प्रोटिस्टा होगा। बहुकोशिकी, बाकी सभी बहुकोशिकी। ठीक, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा, बाकी सभी यूकैरियोट। ठीक, हमको तो याद है गुरुजी, कहीं से पूछ ले, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक, पोषण की दृष्टि से देखो कि कवक कौन सा पोषण करता है? विषमपोषी। विषमपोषी मतलब परपोषी, अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग विषमपोषी। जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता। परपोषी को भी बोला था क्या मैं, विषमपोषी होगा करके? हाँ बोला था, परपोषी मतलब विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता। मृतोपजीवी किसको बोला था? मृत सड़े गड़े पदार्थ से अपना भोजन तैयार करना, यानी मृत सड़े गड़े चीज को खाना मृतोपजीवी कहलाता है। कवक मृतोपजीवी है, सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थ को खाता है, सड़े गड़े पदार्थ को खाता है, ये कवक इसलिए है, मृतोपजीवी बोला था। परजीवी, परपोषी, अभी बोला हूं यार, परपोषी, वही बात फिर बोल रहा है ये। परपोषी मृतोपजीवी है कौन? कवक। कवक कोशिका भित्ति तो होती, कवक में बताया था कोशिका भित्ति क्या है? सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संरचना में अंतर्गत आता है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? पेड़ पौधों में बोला था मैं सेल्यूलोज का बना होता है करके, लेकिन ये कवक में सेल्यूलोज अनुपस्थित रहता है। सेल्यूलोज की जगह क्या मिलता है?
काइटिन मिलता है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। किसको अंडरलाइन करना, मैं भी कर रहा हूं, देखो किसको अंडरलाइन करना, नीला कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, किसको, काइटिन। ठीक, काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन। कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती, सेलुलोज नहीं पाया जाता इसमें, काइटिन पाई जाती है। ठीक, जनन किसके द्वारा होता है इसमें, खंडन, विखंडन, मुकुलन। मुकुलन कैसे होता है, देखो तीनों चीज को समझो जल्दी जल्दी, इधर देखो, ये है मुकुलन यानी बडिंग, बडिंग, बड निकल जाना, बड ऐसे, बड निकल गया ऐसे, बड निकल गया, बड, बड बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बड, BUD, बड, बडिंग, बड निकल गया, इसको बोलते हैं बडिंग। तो जनन हो रहा है, ये क्या होता है, निकलेगा प्लांट से, कुछ समय बाद ये अलग हो जाएगा कट करके ऐसे, ये मुख्य प्लांट से ऐसे कट करके अलग हो जाएगा, ये कट के मुख्य प्लांट से अलग हो गया, नया जीव जंतु बना लेगा, ये अपना नया जीव जंतु बना लेगा। तो हो गया ना जनन, अपनी समान नया जीव जंतु को जन्म दे रहा है, तो ये बडिंग मुकुलन होता है। ठीक, कवक में। विखंडन कैसे होगा, ये एक है, विखंडन और खंडन सेम है, देखो कैसा, ये टूट करके दो पार्ट में बट गया, ये विखंडन। खंडन कई पार्ट में बटेगा, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं खंडन। ठीक, ये क्या है, विखंडन, ये क्या है, खंडन, और ये क्या है, बडिंग। तीनों चीज से हो रहा है, कवक में होगा। ऐसा टूटेगा दो पार्ट में, दोनों अपना नया नया जीव बना लेगा। कई पार्ट में टूटेगा, सभी पार्ट अपना अपना नया नया जीव बना लेगा, इसको बोलते हैं खंडन, विखंडन, मुकुलन। ठीक, इसका उपयोग ब्रेड और बियर इत्यादि बनाने में किया जाता है। किसका, ईस्ट का। ईस्ट क्या चीज है, कवक का उदाहरण है। ये डायग्राम में देखो, कवक का उदाहरण है कौन, ईस्ट, ये है ईस्ट, ईस्ट, ये है ईस्ट, कवक का उदाहरण है ये ईस्ट। ये पेनिसिलियम कवक का उदाहरण है, बताता हूं दोनों के बारे में। देखो ये लिखा हूं मैं, ईस्ट उदाहरण है ना कवक का, ईस्ट डाला हूं और पेनिसिलियम डाला हूं मैं, आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ईस्ट है, ईस्ट से क्या बनेगा, ब्रेड और बियर। कवक से, कवक है ईस्ट, ईस्ट से बनता है ब्रेड और बियर। याद रखना, ब्रेड बियर किससे बनता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैं पहले ही बता रहा हूं। किसको, ब्रेड और बियर को, ब्रेड और बियर कई बार पूछा है। बियर को तो भूलते ही नहीं है सर जी, बियर तो याद ही रहता है। ठीक, तो ब्रेड और बियर तो याद ही रहता है। बियर किससे मिल बनता है, बियर ईस्ट से मिल करके बनता है। ठीक, बियर तो याद ही रहता, कैसे भूलेंगे बियर को, किससे बनता है, ईस्ट से। आज के बाद ध्यान दिए रहना। पेनिसिलियम भी क्या चीज है, कवक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में कहानी सुनो थोड़ा सा, पेनिसिलियम के बारे में कहानी सुनते हैं। पेनिसिलियम की खोज किसने किया था, कई बार पूछा गया है। व्यापम, सीजी व्यापम की परीक्षा में या किसी भी का एग्जाम दो, पहले का फेवरेट क्वेश्चन होता था ये। कौन सा, पेनिसिलियम कवक है कि जंतु है कि एनिमेलिया है, ये पहले पूछता था, अब नहीं पूछेगा इतना सरल। पेनिसिलियम क्या चीज है करके पहले पूछता था तो कवक था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता था पहले। अब नहीं पूछेगा उसको कि पेनिसिलियम कवक है कि जंतु है, पूछेगा तो बता देंगे यार कवक है। ठीक, अब पूछेगा पेनिसिलियम की खोज किसने किया, ये भी पहले पूछता था। पेनिसिलियम की खोज किसने किया, ये भी पहले पूछता था, किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी बता देंगे, याद ही रहता है सबको। किसने खोज किया था इसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये फ्लेमिंग है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था किसको, इसको, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था पेनिसिलियम को। कब खोज किया था, अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, कवक था, यह तो बात सही है गुरुजी, लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा एडवांस वर्जन में, नया समय आ गया है, एडवांस पूछेगा क्वेश्चन। पेनिसिलियम की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था, याद रखना, पूछेगा व्यापम में, सीजीपीएससी क्वेश्चन में पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 में, 1945 में हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय खोजा था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसको, पेनिसिलियम को खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फौज में काम करता था, किसके, ब्रिटिश फौज में। ब्रिटिश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। तो ब्रिटिश के युद्ध जब भाग लिया था ना, तो ब्रिटिश के आर्मी में काम करता था ये कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आर्मी में क्या था, डॉक्टर था, आर्मी में डॉक्टर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आर्मी में जब घायल होते थे ना ब्रिटिश का सैनिक,
तो उसका इलाज करता था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उसी इलाज करते करते उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1945 के समय में इन्होंने पेनिसिलिन का खोज कर दिया। अचानक हुआ था खोज ये, ठीक। तो अचानक किया किसने था? फ्लेमिंग ने। लेकिन एक चीज और पूछेगा, ठीक, फ्लेमिंग ने तो अचानक खोज कर दिया, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? आईएमपी है ना, नोबेल प्राइज याद रखना पूछता है। नोबेल प्राइज मिला था किसको? फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग को, अकेला फ्लेमिंग को नहीं मिला था, इसके साथ में और कौन सा था? चैन मतलब वैज्ञानिक का नाम था। और कौन था? एक फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी एक वैज्ञानिक था। फ्लोरी, ठीक। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी, तीन वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से पेनिसिलियम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है ना, बहुत बड़ा मेडिसिन है, इसीलिए तीनों को नोबेल प्राइज। इन्होंने तो खोज दिया था फ्लेमिंग ने, लेकिन ये चैन और फ्लोरी ने क्या किया था? इसका पूरा विस्तृत अध्ययन किया, पूरा विस्तृत अध्ययन करके समझाया था, इसीलिए तीनों को नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से दिया गया। ये इतना कहानी है ये पेनिसिलिन के बारे में, कितना कहानी छिपा है, ये चीज बताना था जो पूछता है एग्जाम में, ठीक। ये डायग्राम है पेनिसिलिन का, यही खोजा था पेनिसिलिन को, यही पढ़ा रहा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार जहां होता होगा वहां हुआ होगा, वहीं पढ़ा था ये, उन्होंने खोज कर दिया है, पेनिसिलिन है करके बोल दिया ये, ठीक। अगला बोला था ना कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को बताऊंगा। अगला कौन सा चीज बचा इसमें? एक बचा प्लांट और एक बचा एनिमल। प्लांट का अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, एनिमल का अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना वीडियो और पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा मेरे को एनिमल और प्लांट के बारे में, इसीलिए दोनों को अभी छोड़ रहा हूं। पूरा डिटेल वीडियो पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट का, ठीक। मैं बोला था तुम लोग को कि अभी वीडियो में आप लोग को कि मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बताऊंगा। देखो क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये क्या है? प्रोकैरियोट क्या चीज है और यूकैरियोट क्या चीज है? देखो, इसकी कोशिका संरचना साधारण होती है। प्रोकैरियोट कौन सा? पूरे एक ही जगह प्रोकैरियोट एक ही पाया जाता है। मैं बोला था कौन सा? मोनेरा था बैक्टीरिया, उसी को मैं बोला था प्रोकैरियोट, और कहीं नहीं मिलेगा। तो मोनेरा में, बैक्टीरिया में कोई कोशिका अंगक पाया जा रहा था क्या? नहीं, कोई कोशिका अंगक नहीं पाया जाता था गुरुजी, ठीक। नहीं कोई केंद्रक नहीं पाया जाता था गुरुजी। तो सरल हुआ ना, कोशिका संरचना साधारण हुआ ना, सरल। तो वही है प्रोकैरियोट साधारण, ये जटिल। इसकी कोशिका संरचना कैसे होगी? जटिल होगी, ठीक। बताया था यूकैरियोट कहां से शुरू होगा? प्रोटिस्टा से। जटिल स्टार्ट हो गया था प्रोटिस्टा में थोड़ा, ठीक है, जटिल होगी, ये साधारण होगा। अगला, इसमें केंद्रक और उपांग उपस्थित नहीं होते। मैं बोला था वहां पर कोशिका, उपांग मतलब ऑर्गन यानी कोशिकांग, ठीक। नया नया शब्द आ जाता है जी, कोशिकांग मतलब उपांग मतलब कोशिकांग ही है, ऑर्गन कोशिकांग ही है ये, ठीक। ये केंद्रक होता है क्या? नहीं होता था बैक्टीरिया में, पहले ही पढ़ लिए इसको तो, ठीक। जबकि इसमें केंद्रक और विशिष्टकृत उपांग यानी कि कोशिका अंगक पाया जाता था। किसमें? यूकैरियोट में पढ़े हैं ना अभी, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक, शैवाल के बारे में। शैवाल किसको बोलते हैं? छोटा छोटा पेड़ पौधों को। क्लेमाइडोमोनास जैसे कि बताया था अपवाद में, ठीक, वो शैवाल है, इसमें यूकैरियोट है ये सब। जबकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया बताया था, ठीक। प्रोकैरियोट कौन सा है? बैक्टीरिया बताया था ना। अगला देखो, मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, वही लिखा है, जितना सब मैं बता दिया हूं। बिंदास रहो, पूरा चीज बता दिया हूं मैं, सब इसमें ऐड है, ठीक। पीडीएफ पीपीटी में सब चीज ऐड है, पीडीएफ में मिल जाएगा। सब चीज पहले बता के निकल चुका हूं मैं इसको, वही चीज को और बोल रहा है ये, ठीक। प्रोकैरियोट एक कोशिकी सरल जीव है, फिर वही बोल दिया साधारण एक कोशिकी जीव होता है। कितने बार पढ़ोगे? उसी को रटना नहीं है, एक बार तो पढ़ लिए गुरुजी, कितने बार उसी को पढ़ेंगे? पढ़ लिए ना, ठीक। ये नया आया है चीज, नया देखो कैसा चीज नया आया है, ठीक। एक बार इरेजर कर देते हैं इसको, सब चीज को फिर देखते हैं क्या कौन सा चीज नया आया है ये इसको समझते हैं थोड़ा। कौन सा ये प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसाइकल। कैसे? देखो, पेड़ पौधा है, ये क्या है? पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है, ठीक। पेड़ पौधा है ये, पेड़ पौधे के क्या है? पत्ती गिरेगा नीचे में,
या पेड़ पौधे भी सड़े गड़ेगा, कुछ समय बाद मर जाएगा। ठीक, पत्ती सड़े गड़ेगा, पेड़ पौधा भी कुछ समय पश्चात मर जाएगा। या ये पेड़ पौधा है, कोई भी भाजी ले लो, कोई भी भाजी तरकारी है, सब्जी है, इसको खाते हैं ना हम लोग। कौन खाते हैं? जंतु। जंतु खाते हैं ना इसको, पेड़ पौधे को। या पेड़ पौधे भी मर जाते हैं स्वयं, या इसका पत्ती गिर जाके नीचे में क्या जाएगा? सड़ गल जाएगा, सड़ गल जाएगा। ये पेड़ पौधे क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करेगा ये। ठीक, यानी ये पेड़ पौधे के पास रहता है ना, फेरस रहता है, आयरन, सल्फर रहता है, फास्फोरस रहता है, नाइट्रोजन रहता है पेड़ पौधों के पास। तो ये मरेगा तो कहां जाएगा जी? ये कौन कहां जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर कहां जाएगा? अरे सड़गड़ के जमीन में गिरेगा तो जमीन में जाएगा। या इसको अपना जंतु खा लिया। किसको? इस पेड़ पौधे को खाते ना भाजी तरकारी, इसको जंतु खा लिया तो जंतु में चला गया। कौन चला गया जंतु में? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन चला गया जंतु में। जंतुओं में जाने की वजह से जंतु भी तो एक समय में पश्चात मरेगा, डेथ होगा जंतु की। ये भी तो क्या होगा? डेथ होगा जंतु की, मरेगा। मरने के बाद वो भी तो जमीन में दफनाएंगे जंतुओं को, या जंतु जमीन में पड़ा रहता है तो जमीन में चला गया। कौन चला गया? ये फेरस, ये नाइट्रोजन, ये कौन सा है? फास्फोरस, और कौन सा बोल रहा है? सल्फर। ये सब चीज कहाँ चला गया? जमीन में आ गया वापस। पहले क्यों कहाँ था? पेड़ पौधे में था। पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया। पेड़ पौधे कहाँ से लिया? ये जमीन से ही तो लिया है क्या इसको? फिर ये सर्कुलेट होकर के पूरा चला गया वापस जमीन में। तो रिसाइकल हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिसाइकल में? बैक्टीरिया। अब बोलोगे आप सर जी बैक्टीरिया तो यहाँ तो आप कहीं नहीं लिखे हो ना, बैक्टीरिया कहीं बोले हो कि बैक्टीरिया कोई कुछ नहीं है, कहीं आया नहीं है। मैं याद करो बैक्टीरिया में पढ़ा रहा था तो वहां बोला था मृतोपजीवी होता है बैक्टीरिया, सड़े गड़े चीज से भी भोजन प्राप्त करता है ना, तो सड़ाए गलाएगा कौन? बैक्टीरिया ही तो सड़ाए गलाएगा क्या? अब बगैर सड़े गड़ेगा कोई भी चीज तो फेरस में बदल जाएगा क्या? कार्बनिक यौगिक में बदल जाएगा? रिसाइकल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जब तक सड़े गड़ेगा नहीं कोई भी चीज, जंतु डेथ होगा, मरेगा, तो जब तक इसका शरीर सड़े गड़ेगा नहीं तब तक ये सब चीज, ये इतना चीज पृथ्वी में आएगा कैसे? धरती में नहीं आएगा। तो मेन चीज सड़ाने गड़ाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करेगा। अभी हम बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो सड़े गड़ेगा नहीं तो आएगा क्या? नहीं होगा रिसाइकल। तो रिसाइकल करने के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बैक्टीरिया। इसीलिए मैं समझाया हूं इसको, ये चीज याद रखना। ठीक, बैक्टीरिया करता है। आ गया समझ में? प्रोकैरियोट कौन सा है, यूकैरियोट कौन सा है? नोट देखो, नोट इंपॉर्टेंट बनता है ना। नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट यहीं से क्वेश्चन आया था, जितना क्वेश्चन आया था मैं सब छाप दिया हूं इसमें। अब बोलो, देखो नोट, सामान्य सर्दी जुकाम एवं फ्लू। फ्लू किसको बोलते हैं? बुखार। फ्लू मतलब बुखार। सामान्य सर्दी जुकाम जानते हैं? सामान्य सर्दी जुकाम, सर्दी बुखार बोलते हैं जिसको। उसमें बोल रहा है ये एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सामान्य सर्दी जुकाम जो है ना वो किससे होता है? वायरस से होता है। बुखार, सर्दी, बुखार सामान्य किससे होता है? वायरस से होता है। कौन से वायरस से सामान्य सर्दी जुकाम होता है बोल देगा तो राइनो वायरस। इतना अंदर नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक, सामान्य सर्दी जुकाम कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस। भी डिफरेंट टाइप का होता है। सामान्य सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस राइनो वायरस है। ठीक, इसको बोलते हैं बुखार उखार। तो ये वायरस से होता है सामान्य सर्दी जुकाम, और आप ले रहे हो एंटीबायोटिक। नाम से, मैं पहले ही बोला, नाम से पूरा चीज समझने की कोशिश करना है हर जगह। बायोलॉजी में ही नहीं, हर केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, और आप लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, कहीं भी हो, नाम से पकड़ना। नाम से आधा पेपर क्वेश्चन का नाम से सॉल्व हो जाता है। ये देखो नाम से कैसे होता है, यहां फिर बता रहा हूं, ढंग से समझना, फिर बता रहा हूं। देखो, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब किसी चीज को अपोजिट, उल्टा को बोलते हैं एंटी। अब बायोटिक मतलब बायो से हो रहा है यानी उल्टा, यानी बैक्टीरिया से होने वाली रोग को बोलते हैं बायोटिक रोग। बैक्टीरिया के अपोजिट काम करता है उसको बोलूंगा एंटी बैक्टीरिया। एंटी मतलब उल्टा, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। यानी जो रोग बैक्टीरिया से होगा, जो रोग किससे होगा? बैक्टीरिया से जो रोग होगा उसके लिए प्रभावशाली है कौन? एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है, ये प्रभावशाली है बैक्टीरिया से होने वाली रोग में। जबकि सामान्य सर्दी जुकाम और जो ये है बुखार, ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता ही नहीं है। अरे भाई वायरस से हो रहा है और तुम लोग खाते जा रहे दनादन एंटीबायोटिक, ठीक होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं एंटीबायोटिक को खाना नहीं चाहिए ज्यादा।
नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, डॉक्टर तो दिखा करके खाना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि तुम लोग कुछ भी हो तो एंटीबायोटिक खाते हो, एंटीबायोटिक ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के रोग को ही कम करेगा, बाकी वायरस के रोग को कम करेगा क्या, नहीं करेगा, याद रखना। इसीलिए एंटीबायोटिक खाना नहीं चाहिए, बैक्टीरिया के लिए खाओ, रोग ठीक करेगा, वायरस का रोग ठीक नहीं करेगा। लेकिन तुम लोग बस सामान्य सर्दी बुखार हुआ, एंटीबायोटिक लो सर जी, ठीक हो जाएगा। ठीक। अगला ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग का चर्चा कर लिया हूं मैं पहले ही, ट्रिपेनोसोमा से निद्रा रोग होता है। मलेरिया पेचिस का चर्चा कर लिया हूं मैं पहले ही, बता दिया पूरा। ठीक। यहां पास नया चीज आया, ये कौन सा, गंजापन। गंजापन, दमा, दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली। ठीक। ये किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। किसके कारण, कवक के कारण। ठीक। कौन सा, दांत खात खुजली। टीवी में विज्ञापन आता है ना, दांत खात खुजली है जालिम लोशन लगाओ, दांत खात खुजली है, रिंग वर्म है, जालिम लोशन लगाओ। तो किसके कारण होता है, एक कवक के कारण होता है दांत खात खुजली। ठीक। गंजापन किसी का हो रहा है ना, बाल झड़ रहा है, बहुत शिकायत आ रहा है, अभी बाल झड़ रहा है, बाल झड़ने का वजह एक कवक, गंजापन होने का कारण कवक। दमा हो रहा है ना किसी को, बहुत दमा का शिकायत आ रहा है अभी, किसके वजह से, कवक की वजह से। ठीक। ये जान लेना, किसी को बाल झड़ रहा है तो दांत खात खुजली है तो कवक की वजह से, रिंग वर्म बोलते हैं इसको। ठीक। अगला कौन सा है, फसलों के कई रोग कवक द्वारा होते हैं। फसलों के कई रोग में कवक द्वारा होते हैं, जैसे कि गेहूं का खेत आप लोग देखे होंगे, गेहूं का फसल में, तो गेहूं का जो फसल लगता है ना, उसमें रस्ट रोग होता है। रस्ट रोग क्या चीज है, गेहूं का जो फसल होता है ना, उसमें ये रस्ट रोग है। रस्ट रोग क्या चीज होता है, गेहूं के खेत में अगर गए होंगे तुम लोग तो देखा होगा, एक काला काला सा पाउडर होता है, काला काला सा गेहूं का जो गेहूं का पौधा होता है ना, उसमें कई गेहूं के पौधों में काला काला सा रस्ट जम जाता है। देखना, काला काला सा रस्ट जमेगा, किसी में सफेद रस्ट जमता है। ठीक है। काला काला सा सफेद रस्ट है, वो लोग जान गया होगा, जो गेहूं के खेत में गया होगा, देखा होगा ना, वो समझ गया होगा इसको। ये बोल रहे सर जी आप, ये गेहूं का रस्ट ये है, वो किसके वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, गेहूं में रस्ट रोग होता है या फसलों में रस्ट रोग होता है, किसका कारण कौन है, डायरेक्ट पूछेगा। कारण बताओगे, क्या बताओगे, कवक को बताओगे उसका कारण। किसको बोलोगे, कवक को। गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण कौन है, कवक है गुरुजी, कवक को बताओगे डायरेक्ट। ठीक। खमीर का मतलब ईस्ट को ही बोलते हैं खमीर। अभी पूरा ईस्ट के बारे में बताया था ना, बियर को याद कर लो, बियर। ईस्ट मतलब बियर से बियर बनाने में काम आता है ना, ब्रेड, बियर बनाने में काम आता है ईस्ट। खमीर मतलब एकदम हिंदी शब्द बोल दिया, ये ईस्ट को ही बोलते हैं खमीर। ये मशरूम, ये भी सब क्या चीज है, कवक। मशरूम मतलब जो अभी हम लोग खाते हैं, मशरूम खाते हैं ना, सब्जी के रूप में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मशरूम। वो भी को क्या है, मशरूम, कवक है। अभी बोल रहे हो सर जी आप, कवक से तो बीमारी पैदा होता है और आप मशरूम को खाते हो, तो मशरूम भी कई प्रकार का होता है भाई साहब, मशरूम भी कई प्रकार का होता है। खाने वाला मशरूम अलग है, रोग पैदा करने वाला मशरूम अलग है, मशरूम भी कई प्रकार का होता है। ठीक। जो कवक है एक प्रकार का ये मशरूम। ठीक। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। याद रखना, नोट में सब चीज याद हो जाएगा। ठीक। पूरा चीज बता दिया मैं, सब चीज, 3 चीज बताया हूं मैं, प्रोटिस्टा, कवक और क्या बताया हूं मैं, प्रोटिस्टा, कवक और बैक्टीरिया, तीनों चीज हो गया। बचा क्या है इसमें, प्लांट और एनिमल। प्लांट का अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, एनिमल का अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल उसमें देखेंगे, एनिमल में कौन सा है, प्लांट कौन सा है। ठीक। इतना चीज समझ में आया, आराम से पढ़ना, ये चीज पढ़ना, ये चीज ध्यान देना तुम लोग, ज्यादातर सभी बता रहा हूं मैं, सीजीपीएससी का एकदम सब चीज बता रहा हूं। आधा क्वेश्चन यही सॉल्व होता है, तुम लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हो ना, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो पहले, तो इत्मीनान से पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, फ्रेश माइंड से। आधा क्वेश्चन को आंसर वो क्वेश्चन में छिपा रहता है, वही सॉल्व हो जाएगा, उसको करो ना भाई। देखो ना, एंटीबायोटिक बोल रहा था यहाँ, तो क्या हो गया, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अपोजिट, यहीं से सॉल्व हो गया, यानी बैक्टीरिया का अपोजिट काम करेगा। आप वायरस में बोल रहे हो सर जी, कहां से काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा है सर जी, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा है, बताया था। बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन में, पढ़ने से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन को ढंग से, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो इत्मीनान से, अच्छे से, उसके बाद उसके बारे में सोचो, फिर आ जाएगा आराम से उत्तर, आराम से समझ में आ जाएगा।
कोई ज्यादा कठिन टफ नहीं देता सीजीपीएससी में, तुम लोग टफ बना देते हो उसको। सीजीपीएससी का टफ है, ये कोई टफ नहीं है क्वेश्चन का। वो शब्द चयन करने का तरीका पता होना चाहिए मेंस में। शब्द चयन करने का तरीका मालूम होगा ना तो आराम से मेन क्रैक हो जाता है। शब्द चयन करो, मेन शब्द ढूंढो, मेन जहां अच्छे से अच्छे शब्द निकालने की कोशिश किया करो। अच्छे से अच्छे शब्द निकालने की कोशिश करोगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या है, शब्द का ही खेल है। ठीक, ये सीजीपीएससी मेपोलॉजी चैनल में आपको सब चीज मिलेगा, आपको सभी चीज मिलेगा। इसमें आपको हिंदी का शब्द भी देखना है, क्लिष्ट से क्लिष्ट हिंदी आएगा वो आपको सीजीपीएससी मेपोलॉजी में मिल जाएगा। कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, क्या है पूरा तरीका, ये सीजीपीएससी मेपोलॉजी में बताया गया है। सीजीपीएससी मेपोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, सीजीपीएससी मेपोलॉजी को। ठीक है, इसमें पूरा अच्छे से सभी चीज को समझाया गया है कि क्या होता है, पूरा हर चीज बताया गया है। साइंस के बारे में भी वीडियो है, पॉलिट्री के बारे में भी, पूरा मतलब सीजीपीएससी का सभी चीज है। व्यापम का भी तैयारी हो जाएगा, इससे पढ़ोगे तो पूरा हर चीज समझा रहा हूं मैं। ठीक, सभी टीचर आपको हर चीज समझाएगा इसमें अच्छे से सीजीपीएससी मेपोलॉजी चैनल में। ठीक, इसमें हर चीज कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। एक है यहाँ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, सब चीज यहीं से मिलेगा आपको। पूरा पेपर सॉल्व कैसे होगा, सीजीपीएससी मेंस क्रैक हो जाएगा। प्री क्या चीज है, प्री तो मेंस का तैयारी करोगे तो प्री ऑटोमेटिक हो जाता है तैयारी। ठीक, मैं तो अपना बोलता हूं कि साइंस का मेरा एक भी क्वेश्चन, जनरल स्टडी साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे। किसमें, प्री में भी मेंस में भी। मेंस में तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम गारंटी देता हूं मैं मेंस का। ठीक, प्री में तो आएगा ही आएगा 100%। प्री का तो क्वेश्चन आउट करते हुए चल रहा हूं कि कौन कौन सा आएगा। मेंस में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% मेंस का क्वेश्चन आएगा, ये बात बता रहा हूं मैं। बोलूंगा भी मैं मेंस में ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा करके। ठीक, ये 100% आएगा, पूछेगा ही पूछेगा मेरे से, जनरल साइंस जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे। ठीक, इतना आज के लिए काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।